2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे लेखाशास्त्र का परिचय यानी अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लेखाशास्त्र यानी अकाउंटेंसी शब्द है क्या। और अकाउंटेंसी जो है वो ज्ञान की एक विस्तृत शाखा है, यानी बहुत बड़ी एक ब्रांच है, जिस ब्रांच के अंदर हम लेखांकन और पुस्तपालन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लेखांकन, अब लेखांकन क्या है? लेखांकन एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया, जिसको हम एक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और ये प्रोसेस जो डिपेंड करता है वो पुस्तपालन, जिसका नाम है बुक कीपिंग। क्या नाम है जिसका? बुक कीपिंग। यानी इसको पुस्तकों को रखना, कैसे रखना है, उस व्यवस्थित क्रम को हम बोलते हैं पुस्तपालन। तो पुस्तपालन जो है वो लेखाशास्त्र की प्रथम सीढ़ी है। क्या है? लेखाशास्त्र की प्रथम सीढ़ी। और दूसरी सीढ़ी जिसका नाम है लेखांकन यानी अकाउंटिंग। यानी लेखाशास्त्र यानी अकाउंटेंसी की बेसिक जो हैं वो बुक कीपिंग से शुरुआत होती है। फिर बुक कीपिंग जब कंप्लीट हो जाती है वो डिपेंड करती है फिर अकाउंटिंग के ऊपर। और फिर अकाउंटिंग जो है उसके बाद हम फाइनली ले जाते हैं जिसको लेखाशास्त्र के अंदर। यानी कि लेखाशास्त्र ज्ञान की बहुत बड़ी एक शाखा है, एक विस्तृत शाखा है, जिसके अंदर आपको पार्टिकुलर बहुत बड़ा नॉलेज चाहिएगा, जिसके अंदर लेखांकन और पुस्तपालन को सम्मिलित किया गया है। जो हमारा लेखांकन है वो भी डिपेंड किस पे करेगा? पुस्तपालन पे यानी बुक कीपिंग पर। तो इसका मतलब आपको बुक कीपिंग के बारे में भी आना चाहिए, अकाउंटिंग के बारे में भी आना चाहिए, तो हम लेखाशास्त्र यानी अकाउंटेंसी के बारे में हम समझ सकेंगे। हमारी बुक का नाम ही अकाउंटेंसी है ना। इसका मतलब ज्ञान की विस्तृत शाखा है, तो इसके अंदर हमें अकाउंटिंग भी समझनी पड़ेगी और बुक कीपिंग भी समझनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या ये लेखाशास्त्र अभी का विषय है या लेटेस्ट विषय है क्या? नहीं, ये बहुत ही प्राचीन समय से चला हुआ आ रहा है। हम देखेंगे सबसे पहले इसका उद्भव कहाँ से हुआ है। यह हमारी प्राचीन सभ्यताओं के विकास के साथ ही इसका उदय हुआ है। प्राचीन सभ्यता मतलब जब मानव संस्कृति का विकास हुआ होगा, जिस समय मानव संस्कृति का विकास हुआ होगा, मानव सभ्यता का विकास हुआ होगा, तब इस लेखाशास्त्र का भी वहीं पर उद्भव हुआ होगा। कैसे हुआ होगा? क्योंकि इंसान की मेमोरी एक लिमिटेड होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन याद नहीं रख सकती। तो क्या करते होंगे लोग? व्यापार जब करते थे तो अधिक से अधिक लेन देन जब होते थे तब वो क्या करते थे? अपने लेन देनों को लिख के रखते होंगे, क्योंकि मानव की एक सीमित मेमोरी होती है, जिसमें क्या करते हैं, लिमिटेड विचार ही आते हैं, बाकी के भूल जाते हैं। तो भूले नहीं इसलिए क्या करते थे? वो लिखते थे। इसलिए एक कहावत भी है, पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े कागज से ले, है ना। फिर उसके बाद एक रामचरितमानस में भी आपने एक दोहा आता है लेखा शब्द का प्रयोग, जो रामचरितमानस जो किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। उसके अंदर क्या श्लोक है कि जीते हु सुरासुर तव श्रम नाही, नर वा नर ते लेखे माही। यानी कि लेखे शब्द का प्रयोग वहाँ पर भी हुआ है। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो लेखा शब्द का प्रयोग है वो आज से नहीं, कई प्राचीन सालों से, मतलब प्राचीन सभ्यताओं से ही शुरुआत हो रहा है। और जानते थे अपन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये जो संस्कृतियाँ थी उस समय भी व्यापार होते थे, उस समय की मोहरें भी मिली है हमें। तो इसका मतलब व्यापार होता था, वहाँ पर भी लेखा का प्रयोग होता था, है ना। और आज के टाइम में क्या हो रहा है कि आज हम कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, है ना। तो क्या कर रहे हैं? पेपरलेस वर्क होता जा रहा है। यानी कि आज के टाइम में जो हो रहा है, लेखा शब्द का प्रयोग यानी लेखाशास्त्र का प्रयोग वो कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें क्या होगा? कम से कम लिखना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट और जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। इसलिए आज के टाइम में कंप्यूटर अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है ना। तो लेखाशास्त्र मतलब देखा जाए तो प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल यानी कि वर्तमान समय में कंप्यूटर युग में परिवर्तित हो चुका है। परिवर्तित होने का कारण यही है कि क्या किया जाएगा? कम श्रम, कम मेहनत और पेपरलेस वर्क के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट, त्वरित रिजल्ट यानी क्विक रिजल्ट हमको मिल जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं पुस्तपालन का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। यानी बुक कीपिंग है क्या? तो बुक कीपिंग जो है, जो हमारा व्यवसाय है, उसके जो दैनिक व्यवहार हैं, दैनिक व्यवहार मतलब जिनका हम मौद्रिक मूल्यांकन कर सकते हैं, मनी मेजरमेंट कर सकते हैं, केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा इसके अंदर किया जाएगा। मनी मेजरमेंट का मतलब होता है कि ऐसे तथ्य या ऐसे घटनाएं या ऐसी वस्तुएं जिनका हम मौद्रिक रूप से, जिनका हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, मौद्रिक मूल्यांकन कर सकते हैं, केवल उन्हीं वस्तुओं, उन्हीं ट्रांजैक्शनों का लेखा हम अपने व्यवसाय के अंदर करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेली रूटीन की घटनाएं, डेली रूटीन का मतलब सीक्वेंस में, जैसे आज आपने माल खरीदा, पहले उसको लिखा जाएगा, फिर उसके बाद अगर आपने माल बेचा तो फिर उसके बाद लिखा जाएगा, फिर अगर मान लो कल किसी को उधार देना है या किसी से लेना है तो वो ट्रांजैक्शन सीक्वेंस वाइज डे टू डे आएंगे।
तो उनका सबसे पहले जनरल में रोजनामचे में एंट्री की जाएगी, यानी जनरल जिसको हम रोजनामचा के नाम से जानते हैं उसके अंदर एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद हम उसको लेज़र के अंदर पोस्टिंग करेंगे। किसके अंदर करेंगे? लेज़र के अंदर, यानी खाता बही में खतौनी करेंगे। फिर उसके बाद उनको ट्रायल बैलेंस, इस तरह से जब जब मंथली ज़रूरत पड़ती है साल के एंड में P&L बनाएंगे। लेकिन जो पुस्तक पालन का मेजर काम है वो होता है सबसे पहले रिकॉर्डिंग। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस होंगे हमारे, और किन को रिकॉर्ड किया जाएगा? लेन देनों को। किसको? लेन देनों का लेखा किया जाएगा। लेन देन का लेखा जिस पुस्तक में किया जाएगा उसका नाम होगा जर्नल। क्या होगा? जर्नल। ठीक है। फिर जर्नल में एंट्री करते हैं। एंट्री यानी प्रविष्टि की जाती है। और किसकी प्रविष्टि की जाएगी? वे लेन देन जिनका मौद्रिक मूल्यांकन संभव हो। मौद्रिक मूल्यांकन, ऐसी वस्तु या ऐसा ट्रांजैक्शन जिनका मौद्रिक मूल्यांकन संभव है उनकी हम प्रविष्टि करेंगे। और वो प्रविष्टि किसके अंदर करेंगे? जर्नल के अंदर। जर्नल में प्रविष्टि करने के बाद हम उन लेन देनों को पोस्टिंग करेंगे, यानी खाता बही में खतौनी करेंगे। तो प्रविष्टि के बाद काम आएगा खतौनी। खतौनी को हम बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है। यानी खतौनी का मतलब होता है पोस्टिंग। और जो कहाँ की जाएगी? खातों में, यानी पर्टिकुलर जो अकाउंट होंगे तो खातों में हम उनकी खतौनी करेंगे। इसका मतलब ये खातों में जो खतौनी कर रहे हैं पर्टिकुलर उस ट्रांजैक्शन को पहचान के हम उसका वर्गीकरण करेंगे। तो यानी कि खातों में जो खतौनी करने की प्रक्रिया है वो एक तरह से वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वर्गीकरण के नाम से भी, यानी क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा बुक कीपिंग का पार्ट। इसके अंदर क्या किया जाता है? तो यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ें, पुस्तक पालन का मतलब यानी मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग का मतलब क्या है कि वे लेन देन जिनका मौद्रिक मूल्यांकन संभव है, जिनको हम मेजर मनी में कर सकते हैं, केवल उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। नॉन मोनेटाइजेशन जो ट्रांजैक्शन है यानी गैर मौद्रिक जो लेन देन है उनका लेखा हम पुस्तक पालन के अंदर नहीं कर सकते हैं। जैसे एक चौक है, सपोज इसके कुछ न कुछ तो कीमत होगी, एक पेन है उसकी कोई ना कोई कीमत होगी, इनका लेखा हम पुस्तक पालन के अंदर कर सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति की ईमानदारी, कर्मचारी की ईमानदारी, बेईमानी, इनका लेखा हम नहीं कर सकते हैं। तो किसी की गुणों का लेखा हम नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम इस लेखाशास्त्र के पुस्तक पालन के अंदर नहीं करेंगे। तो लेन देनों का जो लेखा होगा उसको हम जर्नल के अंदर लिखेंगे। जर्नल के अंदर जिस प्रक्रिया जो प्रोसेस हम अपनाते हैं उसको प्रविष्टि यानी एंट्री बोलते हैं। और किन को करेंगे? सिर्फ मौद्रिक मूल्यांकन वाली प्रविष्टियों को ही करेंगे। गैर मौद्रिक नेचर वाली यानी प्रकृति वाली प्रविष्टियाँ हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा खतौनी, जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। ये पोस्टिंग की प्रक्रिया प्रविष्टि के बाद की प्रक्रिया है, यानी जर्नल के बाद खातों में जो खतौनी करते हैं वो प्रक्रिया हमारा वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के नाम से जानी जाती है। तो क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो वो हमारी खातों में होती है, जिसे हम पोस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है। पुस्तक पालन का काम समाप्त होने के बाद अब काम शुरू होता है लेखांकन का यानी अकाउंटिंग का। ठीक है। अब अकाउंटिंग का मतलब हम समझते हैं कि अकाउंटिंग में क्या होता है। तो हमने पुस्तक पालन के अंदर काम देखा था कि सबसे पहले मौद्रिक मूल्यांकन किया जाता है, फिर मौद्रिक मूल्यांकन के आधार पर जनरल प्रविष्टियाँ की जाती हैं, फिर उनको वर्गीकृत किया जाता है, खातों के अंदर क्लासिफिकेशन किया जाता है। वो था पुस्तक पालन का पार्ट। उतना होने के बाद अब हम काम करेंगे उन वर्गीकृत लेन देनों को लिखने का और फिर उनका सारांश निकालने का काम। अब सारांश निकालते समय यानी समरी निकालनी पड़ती है, जिसके लिए सबसे पहले बनाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। नाम सुना होगा आपने, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है P&L अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जानते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाई जाती है बैलेंस शीट, जिसको हम चिट्ठे के नाम से जानते हैं, स्थिति विवरण भी जिसको हम बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है व्यापारिक खाता। क्या नाम है? व्यापारिक खाता। व्यापारिक खाता वे संस्थाएं बनाती है जो माल को खरीदती और बेचती है। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो इलेक्ट्रिक की दुकान है, तो इलेक्ट्रिक दुकान में क्या क्या मिलेगा?
ट्यूबलाइट मिलेगी, फ़ैन मिलेंगे, है ना। तो ये चीज़ों को खरीदता है और इन्हीं चीज़ों को बेचता है। कोई भी छोटा मोटा व्यापारी पंखे खुद नहीं बनाएगा, ट्यूबलाइट खुद नहीं बनेगा, वो क्या करेगा, किसी न किसी होलसेलर से खरीदेगा। और होलसेलर क्या करता है, वो भी माल खरीदता है और बेचता है। इसका मतलब वो किसी न किसी मैन्युफैक्चरर से माल खरीदेगा। तो निर्माणी संस्थाएं जो होती है, जिनको हम मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, तो वो मैन्युफैक्चर वाले होलसेलर को बेचते हैं, होलसेलर वाले फुटकर व्यापारी यानी कि थोक व्यापारियों को बेचते हैं, और फिर इस तरह से वो चीज़ें छोटी मोटी दुकानों तक आ जाती है। फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट में माल को खरीदा और बेचा जाता है। तो माल खरीदने और बेचते समय क्या होता है कि व्यवसाय के पास वो कुछ दूसरे खर्चे भी आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, वाटर बिल आएगा, साफ़ सफाई का आएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आएगा। तो ये सारे खर्चे जो होंगे वो अपन रिकॉर्ड करेंगे P&L अकाउंट के अंदर। किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर की। अब देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन का लेखा करेंगे, यानी कि उनको समरी करेंगे जो व्यवसाय से रिलेटेड है ना। जैसे व्यवसाय के खर्चे, इसमें मालिक के खर्चे या घरेलू खर्चों को नहीं लिखा जाता है। तो P&L के अंदर इनडायरेक्ट खर्चों को लिखा जाएगा। जो इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जो माल को खरीदने और बेचने से संबंधित नहीं होते हैं, माल को खरीदने और बेचने से संबंधित जो भी लेन देन होते हैं, उनका लेखा हम ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। और जो माल को बेचने के अतिरिक्त यानी कि उसके बाद या उससे पहले के जो खर्चे हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर काउंट करेंगे। फिर इसके अंदर हम अपना नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ निकालेंगे, नेट प्रॉफिट। और इस अकाउंट के अंदर जो निकलेगा हमारा वो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जिसको हम सकल लाभ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सकल लाभ, ठीक है। और नेट प्रॉफिट जिसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ और सकल लाभ निकालने के बाद हम हमारी व्यवसाय के अंदर बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसके अंदर संपत्ति, और संपत्ति को हमने पहले ही पढ़ा था, संपत्ति को हम किस नाम से जानते हैं, असेट्स के नाम से। असेट्स कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है ना, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिर हमने फिक्स एसेट्स में भी देखा था, ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, है ना। और उसके बाद फिक्स एसेट्स में मशीनरी, बिल्डिंग, इस तरह से। तो यहाँ पर असेट्स हो जाती हैं, संपत्तियाँ आती हैं बैलेंस शीट के अंदर, और साथ में क्या आते हैं, उनके दायित्व भी आते हैं। दायित्व का मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारियाँ, यानी कि दायित्व। अब दायित्व के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे आपने किसी से पैसा उधार ले रखा है तो लोन के रूप में, तो लोन आता है। अगर आपने किसी से उधार में माल खरीद रखा है तो क्रेडिटर के नाम से लिखे जाते हैं। अगर खुद व्यवसाय में जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो व्यवसाय के लिए तो उधारी हुई, तो हम कैपिटल के नाम से लिखते हैं। तो इस तरह से हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हम समरी करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका रिजल्ट निकालते हैं। फिर ये रिजल्ट जो भी हम इतना सारा अकाउंटिंग के अंदर हम जो काम कर रहे हैं, लेखांकन के अंदर हम काम कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे रिलेटेड जो भी पार्टीज़ हैं, यानी संबंधित जो पक्षकार हैं, जैसे लेनदार, विनियोगकर्ता यानी अंशधारी, ठीक है, उसके बाद बैंक और गवर्नमेंट, इन लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा। ये इनके जो प्रयोगकर्ता हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। एक तो सरकार हो सकती है, क्योंकि सरकार को इससे रेवेन्यू मिलेगी, ठीक है। एक लेनदार होंगे, लेनदार क्यों इंटरेस्टेड रहेंगे, लेनदार जिसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, क्योंकि उनको उनका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हमारा व्यवसाय घाटे में जाएगा तो उनको उनका पैसा रिकवर नहीं होगा, तो लेनदार इंटरेस्टेड रहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं विनियोजनकर्ता। विनियोजनकर्ता, अब विनियोजनकर्ता जिसका मतलब होता है इन्वेस्टर। कुछ लोग होते हैं जो कंपनी या फर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको उनको रिटर्न क्या मिलेगा। अंशधारी होते हैं, यानी मालिक होते हैं खुद। कौन होते हैं, अंशधारी। अंशधारी जिनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, यानी कि व्यवसाय के अंदर बराबर के हिस्सेदार, जिनको अंशधारी के नाम से जानते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, है ना। कौन कौन से अंशधारी, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इन लोगों को जो हमारी व्यवसाय की सूचना है वो इन लोगों तक पहुंच जाए, जिसके लिए क्या, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेखांकन का। और ये लेखांकन किसके ऊपर आधारित होती है, पुस्तक पालन के ऊपर। तो इस तरह से लेखा शास्त्र जो है उसका सबसे बेसिक यानी पहली सीढ़ी जो मानी जाती है वो पुस्तक पालन मानी जाती है। और पुस्तक पालन के बाद का जो काम शुरू होता है वो लेखांकन है। इसका मतलब लेखांकन पुस्तक पालन के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक भी समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं इसके ऊपर बनने वाला अगला वीडियो आपको ज़रूर दे सकूँ। ठीक है, थैंक यू।
तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।